नमस्कार, न्यूज नेशन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर का टुकट और तमाम बड़ी जरूरी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आतंकी मसूद अजहर की मुश्किल एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी हां, संयुक्त राष्ट्र ने एक बार फिर से प्रस्ताव यहां पर सामने रखा है। वही प्रस्ताव जिसे चीन ने पिछली बार नकार दिया था, अपने वीटो पावर से गिरा दिया था। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत खबर का टुकट की कर रहे हैं। जैश सरगना मसूद अजहर के खिलाफ फ्रांस का प्रस्ताव लेकर आया है। फ्रांस ने ग्लोबल आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव यहां पर सामने रखा है। और अब देश की राजधानी दिल्ली की तरफ रुख करते हैं, जहां करोल बाग में भीषण आग की लपटों ने अपना कहर बरपाया। दरअसल कार मार्केट में आग लग गई। 4 गाड़ियों में पहले ये आग लगी और उसके बाद देखते ही ये आग फैल गई। धू-धू कर जलती गाड़ियों की ये तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली के करोल बाग इलाके की है, जहां आधी रात को अचानक एक कार में आग लगी और देखते ही 3 और कार आग की चपेट में आ गई। आग लगने से चारों कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। जहां ये कार खड़ी है वो एक कार मार्केट है, जहां कई गाड़ियां रिपेयरिंग के लिए आती हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं कैसे एक के बाद एक 4 गाड़ियों में आग लगी और फिर ये आग इन घरों की बिल्डिंग तक पहुंचने लगी थी। लेकिन गनीमत ये है कि वक्त रहते फायर ब्रिगेड की टीम यहां पहुंची और आग पर काबू पाया। जिस जगह गाड़ियों में आग लगी वहीं पास में 3 मंजिला एक इमारत भी थी, जिसमें कई लोग रह रहे थे। आग के डर से लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। कई लोग तो बुजुर्गों को किसी तरह उतार कर सुरक्षित जगह पर ले गए। कोई पता नहीं जी, रात को ही आग लगी है, बच्चों ने देखी है। 1:30 बजे करीब हमने फोन किया, पुलिस को भी किया और फायर ब्रिगेड को भी किया, लेकिन कोई आया नहीं। उसके बाद यहाँ से आदमी भगाए हैं, तो खुद लेके आए फायर ब्रिगेड वालों को पकड़ के वहाँ से अपने ऑफिस से। तब तक ये आग एक गाड़ी थी, 3 गाड़ी में 4 गाड़ी हो चुकी थी और ऊपर तक जा रहा था। ये गाड़ियाँ किसकी हैं, क्यों खड़ी हैं पता नहीं, क्यों खड़ी करके। घरों के बाहर आईजीएल की पाइपलाइन थी, जिसने लोगों के डर को और बढ़ा दिया। आग किस वजह से लगी ये अभी तक पता नहीं चल सका है। इनमें से एक कार में सीएनजी सिलेंडर भी था। गनीमत ये रही कि सिलेंडर फटा नहीं, वरना हादसा और बड़ा हो सकता था। और यूपी में बेखौफ बदमाशों का तांडव देखने को मिला है। जमीनी विवाद में ताबड़तोड़ गोलियां बदमाशों की तरफ से किस तरह की गई, ये रिपोर्ट आप देखें। बदमाशों को जब पुलिस का खौफ न हो तो क्या होगा, इसका सबूत है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की ये तस्वीर। इन तस्वीरों को देखिए कैसे बेखौफ बदमाश सरेआम फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें मुरादनगर की। फायरिंग करने वाले लोग पूर्व विधायक वहाब चौधरी के रिश्तेदार और भाई बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि विधायक के परिवार का पड़ोस में रहने वाले एक शख्स से जमीन को लेकर कुछ विवाद था। पीड़ित परिवार जब जमीन पर दुकान बनवा रहा था तो पूर्व विधायक के घर वालों ने पीड़ित परिवार पर हमला बोल दिया। पीड़ित परिवार ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। जिस तरह सरेआम फायरिंग की यह घटना हुई, उसने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं। कर्नाटक के सीएम एचडी कुमारस्वामी ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया और इस आरोप के मुताबिक एचडी कुमारस्वामी का कहना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिए मोदी सरकार कर्नाटक के राजनेताओं को धमकाने की, डराने की कोशिश कर रही है। क्या कुछ रिपोर्ट है, आप देखिए। कर्नाटक के सीएम एचडी कुमारस्वामी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। कुमारस्वामी का दावा है कि दिल्ली से इनकम टैक्स के 300 से ज्यादा अधिकारी बेंगलुरु भेजे जा रहे हैं, जो छापामारी की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। कुमारस्वामी का कहना है कि केंद्र सरकार बदले की राजनीति कर रही है और ये सब चुनावों के कारण हो रहा है। कुमारस्वामी ने धमकी दी है कि अगर मोदी सरकार की कार्रवाई इसी तरह जारी रही तो वो भी वही करेंगे जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया था। कुमारस्वामी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयकर विभाग का गलत इस्तेमाल चुनाव के समय कर्नाटक के कांग्रेस और जनता दल सेकुलर के नेताओं को धमकाने के लिए कर रहे हैं। वो इनकम टैक्स की रेड हमारे मुख्य नेताओं के घर डाल सकते हैं। ये कुछ और नहीं, केवल राजनीतिक बदले के लिए किया जा रहा है। हम इससे झुकेंगे नहीं। बता दें कि कुमारस्वामी लगातार केंद्र सरकार पर हमला करते आ रहे हैं। वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर भी सवाल उठा चुके हैं। हर पार्टी के चुनावी दिग्गज अब हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार का शंखनाद करते हुए नजर आएंगे। तमाम रैलियों को संबोधित करेंगे, जनसभा करेंगे, लेकिन शुरुआत इसकी होगी मेरठ से। आप देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा के सबसे बड़े दंगल में जीत का दाव लगाने के लिए बीजेपी आज चुनाव प्रचार का शंखनाद करेगी। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार की श्री गणेश करने का जिम्मा सौंपा है, ताकि 2014 वाली मोदी मैजिक फिर से दोहराई जा सके। पहले ही दिन मोदी एक के बाद एक 3 रैलियां करेंगे। यूपी, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम करीब सुबह 11 बजे यूपी के मेरठ से चुनाव प्रचार का शंखनाद करते हुए पहली जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम की सभा मेरठ में मोदीपुरम के पास होगी। मेरठ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड रवाना होंगे।
जहां उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में पीएम मोदी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में भी चुनाव अभियान का बिगुल फूकेंगे। जम्मू कश्मीर में पहली बार किसी पंचायत में रैली करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अखनूर में डूमी गांव में पीएम मोदी की रैली है। डूमी गांव में शाम करीब 4:50 पर पीएम मोदी विजय संकल्प रैली स्थल पर पहुंचेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार पूर्वी यूपी को साधने की कोशिश कर रही हैं। पहले अपने भाई यानी कि राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में हुंकार भरी और आज रायबरेली में हुंकार भरते हुए यानी कि अपनी मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में नजर आएंगी। क्या कुछ पूरी तस्वीर रहने वाली है, ये रिपोर्ट आप समझिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज अपनी मां और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर रहेंगी। वो रायबरेली में आज बूथ लेवल के अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगी, जिसमें चुनाव प्रचार को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं 29 मार्च को प्रियंका गांधी अयोध्या के दौरे पर रहेंगी। बुधवार को 3 दिवसीय दौरे पर यूपी आई प्रियंका गांधी पहले अमेठी के दौरे पर रही। देर रात प्रियंका अमेठी के मुसाफिर खाना से निकलकर गौरीगंज इलाके में पहुंची, जहां पार्टी समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया और फूलों की माला पहनाकर कांग्रेस के पक्ष में नारे लगाए। समर्थकों ने प्रियंका गांधी को लड्डू से तोलने का भी प्लान बनाया था, लेकिन प्रियंका तराजू में नहीं बैठी। समर्थकों ने इस दौरान प्रियंका के साथ सेल्फी ली, जहां प्रियंका ने समर्थकों के साथ खुलकर बात की। बीजेपी का साथ छोड़ चुके शत्रुघ्न सिन्हा अब कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। जी हां, राहुल गांधी की मौजूदगी में सदस्यता की शपथ लेते हुए शत्रुघ्न सिन्हा नजर आ सकते हैं। बीजेपी के बागी नेता शत्रुघ्न सिन्हा आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब से टिकट कटने के बाद से कांग्रेस में अपनी एंट्री के रास्ते तलाश रहे थे और कांग्रेस पार्टी के आला कमान से लगातार संपर्क में थे। माना जा रहा है कि कांग्रेस शत्रुघ्न सिन्हा को पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद के खिलाफ मैदान में उतार सकती है। बीजेपी ने इस बार पटना साहिब सीट से शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट काटकर रविशंकर प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद से ही शत्रुघ्न सिन्हा लगातार पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। खासकर राफेल सौदे के मुद्दे पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला था। पटना साहिब लोकसभा सीट कायस्थ बहुल इलाका है। यहाँ 2 कायस्थ उम्मीदवारों के उतरने से मुकाबला बेहद रोचक हो सकता है। गोवा में मिडनाइट हलचल देखने को मिली, एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। क्या कुछ आधी रात को सियासी हलचल रही और किस तरह से दीपक पावस्कर ने मंत्री पद की शपथ ली, वो आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। गोवा में एक बार फिर मिडनाइट हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए दीपक पावस्कर ने बुधवार आधी रात को मंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले गोवा में मंगलवार आधी रात गजब सियासी ट्विस्ट आया। बीजेपी सरकार में सहयोगी महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 3 में से 2 विधायक मनोहर अजवांकर और दीपक पावस्कर अपनी पार्टी के नेता और सरकार में डिप्टी सीएम सुदीन धवलीकर को अकेला छोड़कर बीजेपी के पाले में आ खड़े हुए। यही नहीं, इन दोनों विधायकों ने स्पीकर के सामने बीजेपी में विलय की अर्जी भी दे डाली। उधर पाला बदलने के खेल में अलग थलग पड़ चुके डिप्टी सीएम सुदीन धवलीकर को उनके पद से हटा दिया गया। 40 सदस्यीय विधानसभा में 4 सीटें खाली होने के कारण विधायकों की संख्या मौजूदा समय में 36 है। मिडनाइट हुए सियासी ट्विस्ट से बीजेपी के विधायकों की संख्या 12 से बढ़कर 14 हो गई है। अब बीजेपी के विधायकों की संख्या कांग्रेस के बराबर हो चुकी। एक तरफ प्रियंका गांधी जहां पर पूर्वी यूपी को साधने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के तहत अब जमानत पर सुनवाई आज होने वाली है। क्या कुछ आज की तस्वीर रहेगी, ये रिपोर्ट आप देखिए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे रॉबर्ट वाड्रा की जमानत पर आज अहम सुनवाई होनी है। वाड्रा की तरफ से जमानत याचिका पर बहस पूरी हो चुकी है और आज प्रवर्तन निदेशालय को अपना जवाब दाखिल करना है। ऐसे में मुमकिन है कि कोर्ट रॉबर्ट वाड्रा पर कोई बड़ा फैसला सुनाए, क्योंकि इससे पहले कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान रॉबर्ट वाड्रा और उनके करीबी मनोज अरोड़ा की गिरफ्तारी पर 27 मार्च तक अंतरिम राहत बढ़ा दी थी। हालांकि ईडी ने पिछली सुनवाई में भी वाड्रा की अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया था। ईडी की दलील थी कि रॉबर्ट वाड्रा प्रभावशाली व्यक्ति है और जमानत मिलने पर सबूतों से छेड़छाड़ कर जांच प्रभावित कर सकते हैं। वाड्रा का ये आरोप पूरी तरह से गलत है कि उन्हें राजनीतिक द्वेष में फंसाया जा रहा है। उनके खिलाफ जांच बेहद गंभीर मोड़ पर है और कई ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाए गए हैं। इनसे वाड्रा की भूमिका सवालों के घेरे में है। वाड्रा के खिलाफ विदेश में संदिग्ध संपत्ति और बीकानेर में जमीन खरीदने की जांच चल रही है। वाड्रा ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर कई बार उन्हें अंतरिम राहत मिल भी चुकी है। लेकिन अब जबकि लंबे समय से चली आ रही जांच प्रक्रिया अपने आखिरी चरण पर पहुंच चुकी है, ऐसे में वाड्रा को फिर से जमानत मिलेगी या नहीं, फिलहाल कहना मुश्किल है। भगोड़ा विजय माल्या खुद को बचाने की तमाम कोशिशें क्यों ना कर ले, लेकिन लगातार विजय माल्या की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी की बड़ी कार्रवाई यहां पर सामने आई है। आपको जानकारी दे दें कि यूबीएचएल के शेयर्स बेचकर 1008 करोड़ रुपए यहां पर मिले हैं। रिपोर्ट आप देखें। देश के टॉप भगोड़ों में शुमार विजय माल्या 9000 करोड़ का कर्जदार है।
यूँ तो शराब कारोबारी विजय माल्या सिर से पांव तक कर्ज में डूबा हुआ था, लेकिन लंदन में भी उसकी शानो शौकत में कोई कमी नहीं आई। लेकिन अब माल्या की करतूतों का एक एक हिसाब किताब हो रहा है। 9,000 करोड़ के भगोड़े कर्जदार विजय माल्या पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत माल्या की UBHL के शेयरों की बिक्री की गई है। ईडी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस बिक्री प्रक्रिया में 1008 करोड़ रुपए मिले हैं। इस कार्रवाई के बाद लंदन में बैठे विजय माल्या की नींद काफूर हो चुकी है। ये झटका ऐसे वक्त माल्या को लगा है जब उसके प्रत्यर्पण को ब्रिटिश कोर्ट से मंजूरी मिल चुकी है और ब्रिटिश संसद के फैसले का इंतजार है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जख्मी पत्रकार की मदद की। इतना ही नहीं, अपनी गाड़ी से एम्स भी पहुंचाया और उसके बाद पत्रकार ने वीडियो भी शेयर किया है। आप भी देखिए। इस दौरान राहुल गांधी अपने रुमाल से उस पत्रकार के सिर पर लगी चोट को पोंछते भी नजर आए। राहुल गांधी की इस दरियादिली को देख पत्रकार भी भावुक हो गए और खुद इसका वीडियो बनाकर शेयर किया है। घायल पत्रकार का नाम राजेंद्र व्यास बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि राहुल गांधी घायल पत्रकार के सिर पर लगी चोट को रुमाल से पोंछ रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी उन्हें एम्स लेकर गए, जहां पर उनका इलाज कराया गया। ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी इस तरह पत्रकारों की मदद के लिए सामने आए हैं। इससे पहले उड़ीसा के भुवनेश्वर में फोटो खींचते वक्त एक पत्रकार स्टेज से गिरकर घायल हो गए थे। राहुल गांधी ने पत्रकार को सीढ़ियों से गिरते हुए देखा और तुरंत उनकी मदद के लिए आगे बढ़े और उन्हें सहारा देकर उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब ये ट्वीट सामने आया कि कुछ ऐसा होने वाला है जो कि वाकई आपको बता देगा कि क्या कुछ सामने बड़ी तस्वीर होगी, उसके बाद हर कोई अपने अपने कयास लगाने लगा कि आखिर ऐसा क्या होगा। कोई इसे चुनावों से जोड़कर देखने लगा, तो कोई इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर भी जोड़ने लगा। लेकिन उसके बाद जब पीएम बोले तो सीना गर्व से चौड़ा हो गया और अंतरिक्ष में हिंदुस्तान ने अपनी धाक जमा दी। अंतरिक्ष में, स्पेस में 300 किलोमीटर दूर LEO लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया है। पूर्व निर्धारित लक्ष्य था, उसे एंटी सैटेलाइट A-SAT मिसाइल द्वारा मार गिराया गया। सिर्फ 3 मिनट में सफलतापूर्वक यह ऑपरेशन पूरा किया गया। यह पराक्रम भारत में ही विकसित एंटी सैटेलाइट A-SAT मिसाइल द्वारा सिद्ध किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को बच्चा करार दिया है। जी हां, सियासी गलियारों में इसे लेकर तमाम सवाल खड़े होंगे कि क्या पीएम पद का दावेदार न मानने की वजह से ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को बच्चा यहां पर कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को बच्चा कहा है। जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे तमाम जुबानी जंग यहां पर सामने आ रहे हैं। मालदा में राहुल के बयान पर ममता बनर्जी ने उन्हें बच्चा करार दिया। एक बच्चे ने कुछ कहा है, मैं टिप्पणी नहीं करूंगी इस पर, ममता बनर्जी ने यह कहा है। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को फिर से बच्चा कहा। एटीएस कोस्ट गार्ड की बड़ी कामयाबी यहां पर सामने आई है। ड्रग तस्कर किस तरह से पकड़े गए हैं, किस तरह से वो बोट बरामद की गई है, ये रिपोर्ट आप देखें। इसी चलते हुई बोट पर ड्रग्स की तस्करी हो रही थी। गुजरात एटीएस को जैसे इस बात की जानकारी मिली, कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर समंदर में ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। कोस्ट गार्ड और एटीएस की टीम ने तस्करों की बोट को चारों तरफ से घेर लिया, जिसके बाद तस्करों ने खुद बोट में आग लगा दी। इस बोट से कोस्ट गार्ड ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि ये सभी नागरिक ईरानी हैं। इसके अलावा इस बोट से करीब 100 किलो हीरोइन बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 500 करोड़ बताई जा रही है। इसी बीच सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि बोट पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट से आ रही थी और इस बोट को हामिद मलिक नाम के एक शख्स ने भेजा था। प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे ही अमेठी पहुंची तो वहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका शानदार जोरदार स्वागत किया। लेकिन इस बीच पोस्टर वॉर भी देखने को मिला। एक ऐसा पोस्टर सामने आया जो प्रियंका गांधी के विरोध में था, लेकिन ये किस विरोधी पार्टी की तरफ से, इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। पूरी रिपोर्ट के जरिए आप इस कहानी को समझें। सांची बात प्रियंका के साथ ये पोस्टर कांग्रेसियों ने प्रियंका के अमेठी दौरे पर स्वागत के लिए लगाया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रियंका के विरोध में लगा एक और पोस्टर सुर्खियों में है। पोस्टर पर लिखा है, देख चुनाव पहन ली साड़ी, नहीं चलेगी होशियारी। जो पोस्टर लगाया गया है उसमें समाजवादी पार्टी के एक स्थानीय नेता की तस्वीर लगाई गई है। जब सवाल उठे तो खुद नेताजी सफाई देने लगे, कहा कि ये बीजेपी की साजिश है। कुछ लोग हमको बदनाम करने के लिए मेरे नाम से प्रियंका गांधी जी को विरोध में पोस्टर लगाया है। ये पूरी तरीके से गलत है, मैं इसका खंडन करता हूँ। ये मेरे नाम को
बदनाम किया जा रहा है। अब ये किसकी साजिश है ये तो पता नहीं, लेकिन पोस्टर वॉर से कई सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि यूपी में प्रियंका की एंट्री से एसपी बीएसपी भी असहज महसूस कर रही है, तो बीजेपी की भी नींद काफूर है। पाकिस्तान के F-16 को मिट्टी में मिलाने वाले, दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले, आतंकियों को मजा चखाने वाले विंग कमांडर अभिनंदन की एक बार फिर से वापसी हो रही है। जी हां, अपने काम को एक बार फिर से विंग कमांडर अभिनंदन ज्वाइन कर रहे हैं, और वो भी छुट्टियों से पहले। रिपोर्ट आप जरूर देखें। MiG-21 बाइसन से पाकिस्तान के F-16 को मार गिराने वाले विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान एक बार फिर सरहद की निगरानी में तैनात हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो बिना छुट्टी खत्म हुए ही वापस ड्यूटी पर लौट गए हैं। 27 फरवरी को उन्होंने F-16 को मार गिराया था। इसके बाद वो गलती से पाकिस्तान पहुंच गए थे। 1 मार्च को वो वापस भारत लौट आए थे। इसके बाद 2 हफ्ते तक उन्हें निगरानी में रखा गया था, लेकिन इसके बाद अभिनंदन घर जाने के बजाय अपने स्क्वाड्रन में शामिल होने श्रीनगर पहुंच गए हैं। लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि अभिनंदन कॉकपिट में वापस बैठ कर पाएंगे, क्योंकि मेडिकल टीम अभी उनकी जांच करेगी और रिपोर्ट के बाद ही इसका फैसला होगा। तो देश में क्या कुछ हो रहा है, ये खबरें हमने रिपोर्ट्स के जरिए आपके सामने रखी, लेकिन अब विदेशों की जमीन पर कितनी बड़ी हलचल मची हुई है। तमाम बड़ी जरूरी खबरें वर्ल्ड कट टू कट के जरिए। भारी बारिश के बाद बाढ़ ने अमेज़न इलाके में भारी तबाही मचाई है। हाईवे बाढ़ में बह गए हैं। बस को देखिए, सैलाब इसे बहाकर ले गया और यहाँ पटक दिया। बाढ़ से करीब 13,000 लोग प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा तबाही लिक्विटोस, हुआको और ओक्सम्पा इलाके में हुई है। पेरू के मौसम विभाग के मुताबिक बारिश से फिलहाल राहत मिलने की संभावना नहीं है। अल्जीरिया में कई दिनों से चल रहे विवाद के बाद आखिरकार सेना ने दखल दिया है। पूरे देश में मौजूदा राष्ट्रपति के दोबारा चुनाव लड़ने को लेकर प्रदर्शन चल रहे थे, लेकिन अब सेना प्रमुख ने मौजूदा राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के लिए अनफिट करार दिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कल जेल से रिहा हो गए। हालांकि 6 हफ्ते बाद फिर से उन्हें सलाखों के पीछे जाना होगा। देखिए रिपोर्ट। 6 हफ्ते बाद नवाज शरीफ को फिर से जेल जाना होगा। कोर्ट ने नवाज शरीफ को 50-50 लाख पाकिस्तानी रुपए के 2 जमानती मुचलके जमा करने पर जमानत दी है। 69 साल के नवाज शरीफ लाहौर की कोट लखपत जेल में पिछले साल दिसंबर से बंद थे। उन्हें अल अजीजिया स्टील मिल भ्रष्टाचार मामले में 7 साल कारावास की सजा सुनाई गई है। पूर्व प्रधानमंत्री के सहयोगी और PMLN के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कोट लखपत जेल के बाहर इकट्ठा हो गए, और जब नवाज शरीफ वहां से जा रहे थे तो उन्होंने उनकी कार पर फूलों की बारिश की। और खबर कट टू कट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन कल फिर इसी वक्त में हाजिर होंगे तमाम बड़ी जरूरी खबरों के साथ। और आज दिन भर की खबरों पर लगातार न्यूज नेशन की नजर बनी हुई है। अपडेट सबसे पहले न्यूज नेशन सटीक जानकारी के साथ आप तक पहुंचाता रहेगा। बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज नेशन।